बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सब अपने दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुज़फ़्फ़राबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीज़न है और वहाँ पे लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पे हैं, बुज़ुर्ग सड़कों पे हैं। और रावला कोट की तरह वहाँ पे भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मज़ीद, जबकि जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है, यानी 40 से ज़ायद लोग बताए जा रहे थे कि जो ज़ख्मी हो गए थे। अब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहाँ से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे, क्योंकि वोट तो देखें लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आकर डलेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जन्नात से फॉर्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट हैं या वोटर्स हैं, उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है, वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीज़न से ज़्यादा बेहतर होगी। हालात काफ़ी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और ज़रूरी सामान उन तक पहुँचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोज़गार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेज बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया। और ये सारी ये हरकतें तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फ़ौरन मुअत्तल हो। ट्रुथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को, यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं, ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। यानी सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। डीजी ISPR ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी, अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी ने कुछ चीज़ों पे जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो DG ISPR ने हवाला दिया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया DG ISPR ने, तो ये फैक्चुअली गलत है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए
वो भारत के पैदा करदा हालात से भी ज़्यादा बदतर है। आप कहते हैं जी कि लाडला बच्चा है आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है, हमारा कोई बाप नहीं है, तो हम किसी के लाडले बच्चे नहीं हैं। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम तय करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या नहीं। अगर वो ये इल्हाक करते हैं तो हमें उसमें बड़ी खुशी होगी, हम अवाम की खुशी में खुश रहेंगे। फिर नाज़रीन किसी को इसके ऊपर बात भी नहीं करने देते। DGISPR जो है उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को बाउंड भी कर दिया जाता है। मीडिया बेचारा बात ही नहीं कर सकता। अब तलत हुसैन जदा सहाफ़ी है, ये हमेशा से जर्नैलों के बड़ा करीब रहा, एस्टेब्लिशमेंट के। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे रहा और हर दौर में ये जर्नैलों के या एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक के अंदर रहा। तलत हुसैन जब भी ज़्यादा ताल्लुकात जो तलत हुसैन ने बनाए अपनी लाइफ में वो जर्नैलों के साथ बनाए, और फिर जर्नैलों की फेवरेट जमात PMLN के साथ भी तलत हुसैन ने अच्छे ताल्लुकात बनाए। इमरान खान का ये हमेशा से बुग़्ज़ में मुब्तला रहा और हमेशा से इमरान खान का दुश्मन रहा। तो हमेशा जब भी ऐसा लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई होती है तो तलत हुसैन के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती थी और वो कोशिश करता था कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए। तो तलत हुसैन के जो अल्फाज हैं जो उसने प्रोग्राम किया, मैं हैरान हो गया था कि वो गिनकर बता रहा है कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें 20,500 अल्फाज कह रहा था कि इस्तेमाल किए। आप अंदाजा करें कि अब असल मुद्दे पे बात नहीं करते, साफ ही बात कर ही नहीं सकते, डर लगता है बोलते हुए। साहब बहादुर नाराज हो जाते हैं और घर से उठा लेते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, फैमिली को भी नुकसान होता है, कारोबार बंद कर देते हैं। आपके घर में कोई और कोई काम नहीं कर सकता, चाहे आपके घर में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हो वो भी नहीं खेल सकेगा, चाहे वो किसी भी मैदान का हो। तो ये तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जब आपका बहुत बड़ा सहाफ़ती नाम हो और आपकी औकात ये रह जाए कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से अल्फाज गिनेंगे कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कह दिया, वो हमें बताएगी कि DGISPR की जो पूरी प्रेस ब्रीफिंग है उसमें टोटल कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए, तो जनाब पता चला 20,500 से ज़ायद लगभग 21,000 के करीब अल्फाज इस्तेमाल हुए। इतने घंटे इतने मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। इसमें 18 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो छोटे और बड़े वो डिस्कस हुए, लेकिन जो डिस्कस हुआ उसके कंटेंट पे जो सख्त सवालात हैं वो सवालात नहीं उठाए जाएंगे। यानी टाइम ज़ाया करना है अपना ऑन एयर का, तो वो इन चीज़ों में कर देते हैं। ये बड़े घाघ लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, पुराने लोग हैं, इन्हें पता है कि टाइम कैसे ज़ाया करना है। और ये एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हर दौर में ये एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत भी रहे हैं, उनकी गुड बुक्स में भी रहे हैं और अपने आप को सहाफ़ी साबित करने में भी कामयाब होते रहे हैं। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है अभी भी एक चीज़ की गलत फहमी है। इस पर ना बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट, बहुत सारे तज्जियाकार, वो लगातार ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर इस सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम लेकर आना चाहते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गलत फहमी का शिकार है कि हम तो बड़े मकबूल हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका हमने साथ दिया इनकी वजह से हम गैर मकबूल हो गए। ये वक्त चला गया। ये 2022 की बात है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि वो नवाज शरीफ को और जरदारी को सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या जर्नैलों के इसलिए खिलाफ हो गए कि यार आप ऐसे नालायकों को, नकम्मों को और चोरों और डाकुओं को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि आप इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं इसलिए लोग इनसे नाराज हो गए और इनकी मकबूलियत में काफी कमी आई। लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत पानी निकल गया। अब लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी इतने बड़े कसूरवार नहीं है जितनी बड़ी कसूरवार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ये जर्नैल जिनके कंट्रोल में सारा निजाम है, जितने बड़े जिम्मेदार ये हैं हर खराबी के। अब पाकिस्तानियों की सोच बदल गई है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है क्योंकि हमने इंडिया से लड़ाई जीती है, हम कोई ना कोई गेम डाल देंगे तो पब्लिक हमें माफ कर देगी। ये सियासतदानों की वजह से हम गंदे हो रहे हैं। अब देखें ना, जब आपके आसपास से खुशामदी होते हैं ना तो वो आपको ऐसी बातें बताते हैं, फिर आपको लगता है कि शायद आप बड़े मकबूल हैं, ये तो सियासतदानों ने आपको गंदा किया हुआ है। ऐसा होता है, इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अभी भी ये गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि वो खुद आ जाएंगे या कोई और निज़ाम ले आएंगे तो लोग कबूल कर लेंगे। वैसे भी लोगों की इनको कोई ज्यादा परवाह है नहीं। तो मोहसिन नकवी ने जो ताजरों को पैगाम दिया, मोहसिन नकवी के जरिए से एक्चुअली वो पैगाम आसिम मुनीर साहब का ही था, वो जो दिया गया ताजरों को, तो उन्होंने अपनी इंटेंट शो की है। उसके बाद नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने, मरियम नवाज ने और दो चार लोग हैं इनके अपने किचन कैबिनेट के, इन्होंने बैठ के एक मीटिंग भी की है, उसके बारे में भी खबर आई है। जबकि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ
ये दो बहुत करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के। इन्होंने बाकायदा मोहसिन नकवी को चैलेंज भी किया, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह ने ताना देते हुए कहा कि जिस निज़ाम के तुम खिलाफ बात कर रहे हो उसी निज़ाम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की बात DGISPR ने की तो उसका तो एक पॉइंट सिर्फ फौज ने पूरा करना था और बाकी 12 पॉइंट तो वजारत दाखिला के अंडर थे। तो आपने उन 12 नुकात के ऊपर कुछ नहीं किया, तो आपकी बैड गवर्नेंस तो आपकी है कि वजारत दाखिला ने अपना काम नहीं किया और मोहसिन नकवी साहब अपना काम करें। उनके ऊपर तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया कि मोहसिन नकवी इस्तीफा दे और बड़ी सख्त तकारीर मोहसिन नकवी के खिलाफ की। अब देखना यह है कि PMLN कब खुलकर सामने आती है। लेकिन ये खबरें मार्केट में चलाई जा रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ये लेकर आ जाएंगे या कोई कौमी हुकूमत बनाने की ये कोशिश करेंगे या कोई सदारती निज़ाम ये लेकर आना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का नाम लिया जा रहा है, शायद वज़ीर आज़म इसको बना दिया जाए। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का मंसूर अवान जो अटॉर्नी जनरल है उसका भी कोई नाम ले रहा। देखिए बात यह है कि आप निज़ाम जो मर्जी लें, लोग नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ा कसूरवार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया ना, मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि मौजूदा खराबियों का जिम्मेदार तबलीग करते हैं। इतना प्यार है कि ISI की कैद में जो दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम ये पकड़ लेते हैं उनको भी जाके वो कहते हैं कि नवाज शरीफ से अच्छा आदमी कोई नहीं है। ब्रिगेडियर फाइक की मैं आपको बात बता रहा हूं। बहरहाल देखते हैं ये इश्क कब तक चलता है। बहरहाल नाज़रीन, वो अभी भी चाहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो जाए और किसी तरह मसला मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की सही कवरेज करने पर अल जज़ीरा के ऊपर बहुत तनकीद की गई है और पाकिस्तान के ऊपर उसकी जो अल जज़ीरा इंग्लिश की वेबसाइट है वो अब प्रॉपर काम नहीं कर रही। उसको ऐसा लगता है महदूद कर दिया गया और वजारत इत्तलात इसके लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग के खिलाफ। सवाल मेरा यह है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे बैनुल अक़वामी मीडिया जाता है और जाकर कवरेज करता है, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और वो अगर अपनी रिपोर्टिंग करता है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बायस्ड रिपोर्टिंग होती है, बाद औक़ात मीडिया करता है, वो प्लानिंग करके आता है, जैसे कि तालिबान के खिलाफ की गई अफगानिस्तान में या अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ भी की गई, बाद औक़ात ईरान के खिलाफ की गई, बाद औक़ात फ़लस्तीन या गाज़ा के खिलाफ की गई, बाद औक़ात डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हुई, वो भी शिकवा करता है। तो ये होती है, बैनुल अक़वामी सतह पर ये गेम खेले जाते हैं, लेकिन ऐसे डील नहीं किया जाता इन चीज़ों को। आप ये देखें ना कि यहां पे वो वेबसाइट ही बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक और पाबंदी लगा दी जनाब कि आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से बाहर जाएंगे तो आप बता के जाएंगे। अब जो जर्नलिस्ट काम करते हैं बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ वो सारे पाकिस्तानी लोग हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं। ऐसा नहीं है कि गोरे यहाँ पे आए हुए, वो अपना बंदा नहीं भेजते पाकिस्तान में, हालात बहुत ख़राब हैं। उन्हें पता है हमारा बंदा आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई उठा लेगा, मार देगा। तो पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं बैनुल अक़वामी मीडिया चेन्स के लिए। अब उनके ऊपर भी नई तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इससे पहले नाज़रीन मैं आगे बढ़ूँ बाकी खबरों की तरफ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं दोबारा वही चीज़ आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, टैप टैप सेंड। आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया भी है इसको। और इसमें अगर आप बरतानिया में रहते हैं, UAE में रहते हैं, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अगर इन ममालिक में आप रहते हैं तो आप पैसा इस टैप टैप सेंड के जरिए पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। ये पैसा ईजी पैसा या जायज़ कैश के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर भी आप भेज सकते हैं इन ममालिक से पैसा। फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि ये तेज़ रफ्तारी से पैसा आएगा, एक्सचेंज रेट जो है वो आपको अच्छा मिल जाएगा और पैसा आपका महफूज भी रहेगा। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि IRK है, ये आपसे पूछेगा कोई प्रोमो कोड है आपका, तो IRK अगर आप डाल देंगे तो आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। हाँ, अगर आप अमेरिका से पैसे भेजते हैं तो आपको $20 का बोनस मिल जाएगा। $20 ठीक ठाक पैसे होते हैं, तो ये आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दिया कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, ये बेहतर है। नाज़रीन, आज वज़ीरिस्तान में धमाका हो गया। कभी हंगू में दहशतगर्दी होती है, कभी पेशावर में दहशतगर्दी होती है, कभी कबल में दहशतगर्दी होती है, कभी किसी और एरिया में दहशतगर्दी होती है। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुराद सईद ने कहा कि जब भी कभी हम सवाल उठाते हैं तो दहशतगर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और हमारे इलाकों में मारकुटाई शुरू हो जाती है। इसको ज़रा आज सिंप्लीफाई कर देते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके मुखालिफिन कहते क्या हैं। ज़रा सादा अल्फाज में आपको आज ये बात मैं समझाता हूँ। इनका यह मानना है कि पाकिस्तान की फौज इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करती है
और इनके जरिए से इस खित्ते में अपने मकासद हासिल करती है। जर्नैल इस गेम को खेलते हैं, कभी ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, कभी दहशतगर्द इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, कभी दहशतगर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। तरीकाकार क्या है कि जहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाकर बैठना चाहती है, वो वहां पहले दहशतगर्दी के वाकयात करवाती है, और जब वहां दहशतगर्दी बहुत बढ़ जाती है, आग लग जाती है, तो उसके बाद ऑपरेशन के बहाने वहां पहुंचते हैं और फिर उस एरिया पे कंट्रोल हो जाता है और फिर दहशतगर्दी खत्म हो जाती है। ये उन लोगों का मानना है। मुराद सईद ने भी ये बात की, बाकी लोगों ने भी यही बात की, अमन पासून वाले भी यही बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वकला से आप मिले वो भी यही बात करते हैं, सहाफियों से मिले ऑफ द रिकॉर्ड वो सारे लोग यही बात करते हैं। ओपनली कहने में जरा लोग डरते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमें उठा लेंगे, मारेंगे, गायब कर देंगे, तशद्दुद करेंगे, जान से मार देंगे, तो हम क्या करें। अच्छा, जो बोलता है ना उसके ऊपर भी अटैक होता है। अब जो हमले हो रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, ये हो रहे हैं उन लोगों पे जो अमन के लिए आवाज उठाते हैं। अब जो बंदा कह रहा है अमन होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जो बंदा ऑपरेशन के खिलाफ है, अमन के खिलाफ है, उसके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। जो ये कहता है कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। तो तालिबान अगर फौज से लड़ रहे हैं तो उनको तो फौज का ऑपरेशन सूट ही नहीं करता, तो फिर वो ऐसे लोगों पे अटैक क्यों करते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और लगातार पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रही है, आप गौर कीजिए, पिछले चंद दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात एक्सेलरेट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में एकदम इजाफा हो गया है, और वो हुआ जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हम बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, फाइनल तहरीक की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी मूव अब चलाएंगे। इमरान खान की बहन भी निकली, वो अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। आजकल जिन एरियाज में अलीबा खानम फिर रही हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की हिफाजत करे, वो इंतहाई खौफनाक इलाके हैं। वहां गुड तालिबान भी हैं, बैड तालिबान भी हैं। बैड तालिबान वो हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं सुनते, वो कंट्रोल ही नहीं हो सकते। गुड तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं और उनके कहने के मुताबिक कंट्रोल भी हो जाते हैं। और गुड तालिबान को लाके बसाने की बात जनरल बाजवा ने खुद पार्लियामेंट के सामने की थी। यानी वो लोग पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे इमरान खान से, ये बार बार कहते रहे कि जनाब हमने इनको लाकर बसाना है, यहाँ पे ये हमारे अपने लोग हैं। गुड तालिबान वो हैं जिनसे किसी को भी उठवाया जा सकता है, किसी को मरवाया भी जा सकता है। अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा, और बहुत पब्लिकली उन्होंने बार बार ये बात की, अली अमीन गंडापुर ने, कि जो गुड तालिबान है ना, ये फौज का खेल है, ये नहीं खेलना चाहिए। और पुलिस भी बिगड़ गई थी खैबर पख्तूनख्वा की, जनाब हमें हथियार दें, हमें इख्तियारात दें, हम जाने और दहशतगर्द जाने। हम दहशतगर्द को पकड़ते हैं, एजेंसियां आगे छुड़ा के ले जाती है, जनाब हमारा एसेट है। यानी एक बंदे को पकड़ा बम के साथ, बंदूक के साथ, दहशतगर्दी वो कर रहा था, वो जुल्म कर रहा था, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, बड़ी मेहनत के साथ पुलिस पकड़ती है, वो एजेंसियां आगे छुड़वा के ले जाती है, हमारा आदमी है। तो गुड तालिबान ये है। बैड तालिबान वो है जो फौज की बात भी नहीं सुनता, फौज पे भी अटैक करते हैं। तो दोनों तरह के तालिबान मौजूद हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब सुहेल आफरीदी ने कहा क्या, जरा ये आप सुने। उन्होंने कहा जी मैं पॉलिसी साजों को कहता हूं कि आप अपनी पॉलिसी के असरात का अंदाजा आपको नहीं होता। बंद कमरों में कोई पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। आप अपने बच्चों के बारे में सोचें कि तीरा के बच्चे सर्दी के अंदर कैंपों में पड़े हुए हैं, आपके बच्चे वहां पे रह सकते हैं, आप रह सकते हैं? तो आपने हमें बहुत तकलीफ दी है। पॉलिसी वही चलेगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवामी हुकूमत बनाएगी। मैं आपको पॉलिसी के साथ गारंटी देता हूं कि अगर 100 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाएगा, अगर आप मेरी पॉलिसी चलने दें। ये बात की सुहेल आफरीदी ने कि डंडे की पॉलिसी खाली नहीं चलेगी, ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाला खेल नहीं चलेगा। आप हमें मौका दें, मुझे मेरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने दें, मुदाखलत ना करें, 100 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा मुसलसल इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसके दो मतलब हैं, एक तो इनको छोड़ दिया खुला कि जो मर्जी करें, दूसरा यह है कि इनको बाकायदा भिजवाया जा रहा है कि ये कार्रवाइयां डालो, जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। स्वात में जो हुआ, बुनेर में कुछ होने जा रहा है, हंगू में वाकया किसकी गफलत की वजह से हुआ, दीर का वाकया हुआ, पुलिस इनको बुला रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आओ आके हमारी मदद करो उस वक्त, लेकिन कोई नहीं आया, वो नहीं आए। यही बात तो हुई वहां पे बलूचिस्तान में भी कि जब पुलिस के ऊपर अटैक आया, पुलिस को मदद चाहिए थी, पीछे से उन्होंने फौज को बुलाया, फौज आई नहीं। वो बहुत करीब थे लेकिन वो नहीं आए, सारी रात वो लड़ते रहे, सारे शहीद हो गए, बाकियों को उठा के ले गए, पहाड़ों पे मार के लाशें फेंक दी, फौज नहीं आई। यही बात जो है वो यहां पे भी कह रहे हैं। वजीर आला कह रहा है एक सूबे का अमन के लिए किसी पॉलिसी से बगावत करनी पड़ी तो मैं करूंगा। फिर उन्होंने कहा जी मेरी अपनी पॉलिसी है, मैं वो पॉलिसी आपको बता रहा हूं, उसके मुताबिक आप चीजों को ठीक होने दें। मुराद सईद ने भी यही बात की थी कि जो लोग अमन की बात करते हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। नाजरीन, एक लड़ाई और भी चल रही थी, आपको याद होगा, मोहसिन नकवी, उनकी कंपनी PMLN, पीपल्स पार्टी, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को यह कहा है कि मोहसिन नकवी के सामने किसी ने किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी। यानी शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी से एक मुलाकात भी हो गई है,
और नवाज शरीफ ने जो मुशावरत की है अपनी पार्टी के करीबी तरीन लोगों से, उन्होंने अपने रहनुमाओं को ये पैगाम दिया कि मोहसिन नकवी से कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, हम इस वक्त ये लड़ाई नहीं ले सकते। यानी नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर सरेंडर कर दिया जैसे वो हमेशा करते आए। इसको ना सबसे अच्छा एलेबोरेट किया है हम्माद अजहर साहब ने। हम्माद अजहर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक नून लीग में नज़रियाती एतबार से दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, यानी नून लीग दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये जो लड़ाई चल रही है इस हवाले से, एक ग्रुप के मुताबिक बगैर किसी देर के एस्टेब्लिशमेंट का सज्जा पांव पकड़ लेना चाहिए, यानी सीधा पांव एस्टेब्लिशमेंट का फौरन पकड़ लेना, कोई देर आपको नहीं करनी चाहिए। जबकि दूसरा ग्रुप इससे इख्तलाफ करता है और वो कहते हैं कि नून लीग के पास हकीकत में कोई हमायत नहीं है, लिहाजा सीधा पांव तो फौरन पकड़ लो, ये तो है पहला ग्रुप। जबकि दूसरी राय यह है कि खब्बा पांव पकड़ना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा करीब है। ये जनाब हम्माद अजहर साहब ने कहा कि हम उल्टे हाथ पे खड़े तो लेट हो जाएगा, सीधा पांव नहीं पकड़ता, उल्टा पांव पकड़ लो एस्टेब्लिशमेंट का, जल्दी जल्दी बस एस्टेब्लिशमेंट के पांव में गिर जाओ। यही बात नवाज शरीफ ने अमली तौर पर साबित भी की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने कोई ना छेड़े, हम कोई लड़ाई नहीं ले सकते, हमारी इस वक्त इस तरह की हैसियत नहीं है, हम लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे ज़्यादा ये लड़ाई नहीं होगी। हाँ, एक लड़ाई जो ख्वाजा आसिफ ने छेड़ी है अलीम खान के साथ, वो चलेगी अभी थोड़ी सी मेरे ख्याल में। आईपीपी देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो एक भी सीट नहीं जीती। और आईपीपी पे तनकीद करने से पहले नवाज शरीफ इतना याद रखे और ख्वाजा आसिफ भी ये बात याद रखें कि ओन चौधरी को वोट नवाज शरीफ ने दिया हुआ है और आईपीपी का नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हुआ था। लेकिन अभी अलीम खान साहब के परपुर्जे निकल आए हैं तो उन्हें लगता है कि यार हमारे सामने ही हमारे हाथ का बच्चा परपुर्जे निकालेगा और ये हमारे खिलाफ बात करेगा, ये बताएगा मुजफ्फराबाद में रोड क्यों नहीं बनी। हालांकि ये वजीर मवासलात है, इसने एक मरतबा भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये बंदा काबीना के एक भी इजलास के अंदर इसने कभी मुतालबा नहीं किया, कभी कोई ब्रीफिंग नहीं दी, कभी कोई बात नहीं की इस सड़क के बारे में। वहां जाके इसने रोला डाल दिया ये सड़क क्यों नहीं बनी, और अगर सड़क नहीं बनी तो पिछले 2.5 साल से यही तो वजीर मवासलात है, इसी का काम है ये सड़क बनाना, हमारे खाते कैसे डाल सकता। फिर तो उन्होंने कहा जी लाहौर रावी के किनारे जो बस्तियां डूब गई थी उसके लिए भी जिम्मेदार यही आदमी है। तो ख्वाजा आसिफ धुलाई कर रहा है अलीम खान की, अलीम खान के बंदे धुलाई कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की कि तू जाली सीट के ऊपर है, तेरी औकात ही कोई नहीं है। और ख्वाजा आसिफ के पुराने पुराने स्टेटमेंट निकाल के डाल रहे हैं। अब आपको मैं मजे की बात बताता हूं कि अलीम खान, इतना ईगो आ जाती है ना बंदे की, पैसा हो तो ईगो भी आ जाती है, और कमजोर के ऊपर तो वैसे ही बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अभी कोई कैप्टन मेजर कोई फोन करके गालियां भी दे देगा तो इनकी ये कुसक नहीं सकते, ये एक लफ्ज नहीं बोल सकते, ये जवाब ही नहीं दे सकते। लेकिन ख्वाजा आसिफ है ना, पॉलिटिकल आदमी है, उसको गंदा करना है, तो इन्होंने ना मुख्तलिफ कंपनियों से रब्ता करना शुरू कर दिया कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के जरिए से, मुख्तलिफ लोगों के जरिए से ख्वाजा आसिफ को अब हमने गंदा करना है, उसके पुराने क्लिप निकाल कर चलाने हैं, उसको हमने ख़राब करना है।